निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गवी GAVI सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारी है जो गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यीकृत है। सेकंड, गवी की स्थापना वर्ष 2000 में की गई तथा इसे विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास जवाब देने के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ये सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारी है जिसमें गरीब देशों में जो टीकाकरण अर्थात इम्यूनाइजेशन की एक्सेस को सुनिश्चित करने का इसका एक गोल है और 2000 में इसकी शुरुआत की गई। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, पिछले दिनों मैंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पे भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें इसको ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, इंडिया वॉज $15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस। ठीक है, तो ये देखिए, गवी इज़ अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सॉलिडेरिटी का एक सिंबल है गवी। मैं आपको बता देता हूँ गवी के बारे में, GAVI। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये पहले इस नाम से जाना जाता था, तो GAVI। ठीक है, अब इसका जो नाम हो गया वो क्या है? गवी। अब जो हाल ही में से किस नाम से जाना जाता है? गवी द वैक्सीन अलायंस, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर, जो इसका ऑफिस है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसका काम क्या है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है किस रूप में? वैश्विक स्तर पे। और किस लिए काम करते हैं? ये इम्यूनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ताकि टीकाकरण दवाइयों का डेवलपमेंट हो और जो डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज़ है उनकी उस तक पहुंच सुनिश्चित हो। और इसको लेके अभी देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने होस्ट की है ग्लोबल वैक्सीन समिट को। तो इन्होंने इनका होस्ट किया था इस वाली समिट को। और इंडिया ने इसमें कितना $मिलियन की बात की है कंट्रीब्यूट करने की? $15 मिलियन। चलते अब आगे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत वर्ष 1992 से पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई। दूसरा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2020 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आप बताइए कि A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। और इस बार मैं आपको बता देता हूँ प्लास्टिक पॉल्यूशन की, इस बार प्लास्टिक पॉल्यूशन UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना आप इस बार। अब सही जवाब दीजिए, A, B, C या D सही उत्तर क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखो, इसमें लिखा है कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई, नहीं जो 1972 का 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और 1974 से इसको मनाना शुरू किया गया। ठीक है, और जो 2020 का जो थीम है वो नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये PIB खबर है आज की 5 जून की। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बोला है कि वी रिटेरिएट आवर प्लेज टू प्रिजर्व आवर प्लेनेट रिच बायोडाइवर्सिटी। मतलब हम प्रतिबद्धता जताते हैं कि जो पृथ्वी की, हमारे जो ग्रह की जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने में हम क्या है? प्रतिबद्ध है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो शुरुआत कब से हुई थी? 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस
ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और जो वर्ष 2020 का जो थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, वो नहीं है, ठीक है। इसका जो थीम क्या है इस बार का, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ये इसका थीम है। कई बार स्टेट सर्विसेज में आ जाएगा, यूपीएससी में इस तरह की चीज़ें आने के चांसेस कम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्यूलिप पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। सेकंड, ये देश भर में चयनित शहरी निकायों यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। अब आपको बताना है कि ट्यूलिप के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? सुना होगा आपने, आज ये न्यूज़पेपर में हर जगह चर्चा में है ये ट्यूलिप। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब फिर क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट भी गलत हुआ और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ, क्योंकि जो इसकी पहला स्टेटमेंट को देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस HRD मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है। इन दोनों की ये पहल है, पहली बात तो, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखा था वहाँ पे, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये तो नहीं थी, इसलिए ये दोनों तो मंत्रालय हुए। और सेकंड स्टेटमेंट देखो कहाँ, यूपीएससी भी कई बार आपको ट्रैप कर सकता है, इसमें लिखा है देश भर के चयनित, मतलब सिलेक्टेड नहीं, देश भर के सभी, ये क्या है, सभी यूएलबीज में और स्मार्ट सिटीज़ जितने भी है, सभी के अंदर क्या करेगा ये, जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तो यहाँ जो ट्रैप होना था वो था चयनित, इसको लेके हमें, ठीक है। तो ये चयनित को ध्यान रखना था, चयनित नहीं है ये क्या है, सभी। आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। आज के द हिंदू की खबर है, सेंटर लॉन्चेज इंटर्नशिप स्कीम फॉर 25,000 ग्रेजुएट्स, जो 25,000 ग्रेजुएट्स के लिए एक इंटर्नशिप स्कीम है, एक तरह की, क्या नाम है इसका, ट्यूलिप, ठीक है। ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये ट्यूलिप है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए ट्यूलिप के बारे में मैंने स्लाइड लगाई है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। इसके बारे में क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आकांक्षापूर्ण भारत, ठीक है, के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के बजट के अनुरूप ही किसकी, ट्यूलिप की कल्पना की है। और इसके तहत क्या होगा, पहले साल के अंतर्गत इस कार्यक्रम के तहत 25,000 छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। कैसे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शहरी स्थानीय निकायों के विस्तृत कामकाज के प्रत्यक्ष अनुभव का लाभ मिलेगा, कि कैसे वो अर्बन लोकल बॉडीज़, स्मार्ट सिटीज़ कैसे काम कर रही है, कौन कौन से इश्यूज़ उनके सामने आते हैं, मतलब वहाँ पे प्लानिंग का क्या इशू है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या इशू है, एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज़ है, फाइनेंस के क्या इश्यूज़ है, ताकि बच्चों को वहाँ पे क्या मिले, उन सारी चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकेगा। बल्कि इसके जरिए एक ऐसा मानव संसाधन पूल भी तैयार होगा जिससे उद्योग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप काम के लिए क्या कर सकते हैं, उनको अनुबंधित कर सकते हैं। मतलब 1 ईयर का आपने इंटर्नशिप दिया, कहाँ पे, यूएलबीज़ में ग्रेजुएट्स को, और कहाँ पे, स्मार्ट सिटीज़ में। देखो समझने की कोशिश करो यहाँ से। अब देखो जब ये काम करती है ये सारी, तो स्मार्ट सिटीज़ हो या यूएलबीज़ हो, उनके सामने प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहता है, फाइनेंस इशू रहता है, कई बार एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, कई बार ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के क्या होगा, जब वो इंटर्नशिप में जाएंगे वहाँ पे न्यू ग्रेजुएट्स, तब उनको ये सारे इश्यूज़ को देखने को, समझने को, कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो इससे मानना है कि बेहतर ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा, जिसको कहाँ पे, उद्योगों में, जिनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो अनुरूप है वहाँ उनको काम मिल सकेगा। यहाँ पे देखिए ट्यूलिप भारत में स्नातकों के बाजार मूल्य को बढ़ाने में, ठीक है ना,
मदद करेगा और शहरी नियोजन में, परिवहन इंजीनियरिंग में, पर्यावरण में, नगरपालिका के वित्त जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में उनकी मदद करेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी? कोई भी ग्रेजुएट जिसने बीटेक कर ली, बीआर कर लिया, बीएससी एटसेट्रा कर ली, कैन अप्लाई विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ग्रेजुएशन। मतलब जैसे ही उनकी स्नातक पूर्ण होती है उसके 18 महीने के अंदर वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छी पहल है, ठीक है, और पीटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कुल जनसंख्या में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान से पढ़ना, इस टाइप की टेक्निकल चीज़ें पूछी जा सकती है और नहीं भी पूछी जाए तो आपको पता होगा, तभी इनको आंसर राइटिंग में भी मजा आएगा। सेकंड है, कामगार जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों ही सही डिफाइन किए गए हैं, LFPR को और WPR। एक्चुअल में कई बार इन सारी चीज़ों को आप कहाँ न्यूज़पेपर में देखते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सॉरी, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेसनेस इन 2018-19 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो अभी ये जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी हुआ है उसमें बोला गया है कि इंडिया में जो बेरोज़गारी है उसमें छोटा सा गिरावट हुई है और ये इसने बताया कि 2017-18 से 18-19 की इन्होंने तुलना की है। ठीक है, अभी ये पेंडेमिक वाला एरा उसमें ध्यान मत रखना क्योंकि उस जो टाइम को इसमें लिया ही नहीं गया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे रखना। अभी कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है और अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, प्रेस रिलीज़ आ गई है। यूपीएससी एग्ज़ाम की जो नेक्स्ट टेंटेटिव डेट है, देखो टेंटेटिव यूपीएससी ने खुद लिखा है, उस डेट को लिखा है 4/10/2020 और उसके ऊपर लिखा लगाया है @ और उस @ का नीचे जाके मतलब देखना, अगर कंडीशन सही रही तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा 4 अक्टूबर के दिन। अगर तब तक कोविड-19 तब तक उसको कंट्रोल में नहीं आता, केसेस बढ़ते जाते हैं, तब भी उस डेट को अल्टर कर सकता है यूपीएससी, लेकिन तब तक के लिए 4 आपकी अक्टूबर ये डेट हो गई, 4 अक्टूबर। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम मिला है, लगभग ये मान के चलो 4 महीने एक्स्ट्रा। यूपीएससी कभी अपने शेड्यूल को लेके आज तक उसने चेंज नहीं किया, बहुत अच्छा टाइम है। जिन बच्चों ने टाइम वेस्ट किया है वो वापस से संभल जाए, 4 महीने अच्छा होते हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो थोड़ा थोड़ा मेंस पढ़ सकते हैं 1 महीना, उसके बाद फिर से वापस प्रीलिम्स में आप सब लोग लग जाना। लेकिन 4 अक्टूबर डेट आई है और जो मेंस की डेट आई है वो 8 जनवरी है शायद। ठीक है, और 20 जुलाई से इंटरव्यू रिज्यूम करेगा यूपीएससी जो 2019 वाले बच्चों के। तो ये लेटेस्ट है, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, सोचो कि अभी तो बहुत दिन मिल गए, 120 दिन मिल गए, पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी है। यूपीएससी के लिए कभी तैयारी कंप्लीट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। आप टारगेट करना कि अगर आप 115 नंबर लाते तो आप टारगेट बना लो कि मिनिमम 130 नंबर लेके आने हैं, तब मज़ा है। देखो पढ़ने में क्या मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, श्रम बल भागीदारी दर, जिसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, LFPR को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, चाहे वो कहीं कार्यरत हो, काम की तलाश में हो या काम के लिए उपलब्ध हो, ये याद रखना, के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा, कामगार जनसंख्या अनुपात, जिसको वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, ये क्या होता है? WPR को कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है और साथ के साथ बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको बोलते हैं। इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, जो लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है हमारा 2018-19 का आया है और 2017-18, इन दोनों का तुलना की गई है। यहाँ पे बस मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें हमें देखनी है। यहाँ पे सिर्फ हम इतना देखेंगे, ग्रामीण और शहरी वाला देखेंगे, इतना हिस्सा।
ठीक है, ग्रामीण शहरी, ये इतना हिस्सा देखना है हमें और 2017-18 से उसकी तुलना करनी है। बाकी सब आपको पर्सनल लेवल पे ये यहाँ पर R&D करना है कि ग्रामीण पुरुष महिला कितना है, ठीक है, टोटल कितना है, फिर शहरी में भी पुरुष और महिला कितना है, टोटल कितना है, वो सारा आप R&D अगर चाहो तो कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो सिर्फ प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पहला है LFPR, ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, WPR भी बता चुका हूँ, UR भी बता चुका हूँ, फिर LFPR, WPR और UR। देखो आप ये सारी चीज़ें देखो किस लेवल पे जाके समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको अगर LFPR, WPR, UR का पता ही नहीं होगा तो ये टेबल में आपको ग्राफ, ये जो आंकड़ा है, डेटा है, ये मैं आपको समझा ही नहीं सकता था। अब ये देखो, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए, अगर यहाँ पे देखिए आप 2017-18 में 36.9% थी, अब कितनी हो गई वो 37.5, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हुई, ये इम्प्रूव हुई है, चलो अच्छी बात है। LFPR, ये सिचुएशन पॉजिटिव साइड गई हमारी। उसके बाद देखो WPR को आप देख सकते हो 2017-18 में 34.7 था, ये 35.3 हो गया, तो इसका मतलब WPR भी हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड गया। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की अगर बात करें, ये देखो 6.1, यानी बेरोज़गारी पहले ज़्यादा थी, 6.1 थी, अब वो घट के कितनी हो गई 5.8, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ओर भी हमारी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव साइन को इंडिकेट कर रही है। ये मोटी मोटी बात होगी। अगर यहाँ महिला को देखना चाहिए, पूरे स्तर पे देखिए महिलाओं की क्या सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। पहले महिलाओं की जो भागीदारी थी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यहाँ पे देखो 2017-18 में 17.5 थी, ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है, मेंस में कोट करने के काम आते हैं कई बार, ये डेटा बहुत रो डेटा है, हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट महिलाओं में पहले 5.7% थी, अब ये 5.2 हो गई, ये भी घटी है। तो इस तरह से आप इसको इतना पूरा पढ़ लेना अच्छे से, कुछ कुछ फैक्ट्स निकाल लेना, कहीं कोट करने के काम आ सकते हैं आपको मेंस में। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट WFA का संबंध निम्नलिखित किससे है? चीन हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, जापान और फिलीपींस। अब आप बताइए A, B, C या D। विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट, क्या सही उत्तर होगा इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस से संबंधित है, इसलिए चर्चा में आया। अब ये देखते हैं क्या है विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट। ये देखिए 4 जून की खबर है। इन सडन स्टेप फिलीपींस रिवर्सिस कोर्सेज ऑन एंडिंग US विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट, मतलब पहले जो फिलीपींस था वो US के साथ विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट को क्या करना चाह रहा था, वो ख़त्म, रद्द करना चाह रहा था, लेकिन अभी एकदम से उसने अपने स्टेप को रिवर्स कर दिया है और उसने बोला कि वो इस समझौते को रद्द नहीं करेगा। तब ये विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट है क्या? चलो चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट क्या है। फिलीपींस की सरकार ने, पूरा क्या है वाक्य में पूरा बता देता हूँ, 4 पॉइंट है, इसी में पूरा समझ में आ जाएगा। फिलीपींस की सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट को रद्द करने की जो योजना थी, कि पहले उन्होंने प्लानिंग की थी कि ये रद्द कर देंगे, लेकिन अब रद्द करने की योजना को उन्होंने निलंबित कर दिया, ठीक है, अब रद्द नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि वाशिंगटन के लिए यह समझौता बीजिंग की बढ़ती क्षेत्रीय शक्ति को मुकाबला करने के लिए नीति तय करने में महत्वपूर्ण था। अमेरिका चाहता था कि वो VFA विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट करे, किसके साथ? फिलीपींस के साथ, क्योंकि उससे क्या होता है, वो चाइना की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत को कंट्रोल करना चाहता था उससे। अब ये विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट होता क्या है, ये देखिए। किसी देश या अन्य विदेशी राष्ट्र के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसके अंतर्गत विदेशी राष्ट्र को देश में, मतलब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं USA और फिलीपींस, ये फिलीपींस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ USA और फिलीपींस के बीच में एक ऐसा समझौता होता कि जिसके अंतर्गत विदेशी राष्ट्र को, सपोज करो यहाँ विदेशी राष्ट्र है USA, को देश में यानी कि फिलीपींस के अंदर क्या सैन्य अभ्यास और मानवीय कार्यों में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होती, ठीक है। और VFA अमेरिकी सेना के लिए फिलीपींस में अपने कार्यक्रम के संचालन हेतु नियमों, दिशा निर्देशों और वैधानिक स्थिति का निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब ये फिलीपींस ऐसा क्यों करना चाहा, पहले उसने रिवर्स स्टेप क्यों ले लिया? यहाँ पे देखो, राजनीतिक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि फिलीपींस सरकार द्वारा अपने फैसले
के बदलाव को पड़ोसी राज्यों द्वारा क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबाव से उत्पन्न चिंता के संकेत के रूप में माना जाता है। मतलब फिलीपींस को भी ये टेंशन है कि यहाँ इस जो दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र है वहाँ पे चीन का कद बढ़ रहा है, सैन्य दबाव बढ़ रहा है। उसको काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने VFA विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट को जो पहले निलंबित करने वाला था, रद्द करने वाला था यूएस के साथ, उसको उसने निलंबित कर दिया अभी। फिर है दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्रीय दावों को लेकर फिलीपींस का वैसे भी किससे, वियतनाम और मलेशिया सभी का चीन के साथ क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन के चलते विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट, देखो यूपीएससी हर साल किसी ना किसी एक्ट पे, एग्रीमेंट पे और इस तरह के पैक्ट पे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए इस तरह के जो भी चीज़ आएंगे वो हमें ज़रूर करनी है और उनको नोट करते रहना आप अपने रजिस्टर में। चलते अगले प्रश्न पर। माइक प्रोग्राम, माइक प्रोग्राम ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय कोलैबोरेशन है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तरों को अर्थात लेवल्स को, प्रवृत्तियों अर्थात ट्रेंड्स को और कारणों को मापता है। सेकंड, कार्यक्रम की शुरुआत साइट्स द्वारा की गई। और तीसरा, भारत में माइक प्रोग्राम के अंतर्गत 10 स्थलों अर्थात 10 साइट्स को शामिल किया गया। अब आपको बताना है कि माइक प्रोग्राम के बारे में A, B, C या D, सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मतलब स्टेटमेंट पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। तो ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है माइक। ठीक है, माइक की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे सब कुछ है आपके लिए। एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन है जो हाथियों की मृत्यु के जो लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है, उनके कारण क्या है, उनको ये मेज़र करता है। शुरुआत किसने की? साइट्स के द्वारा की गई। और भारत में जो माइक प्रोग्राम के अंदर 10 साइट्स को है भारत के अंदर भी। अब ये देखते हैं माइक प्रोग्राम है क्या। पहले तो इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, देखो जैसा कि आप देख रहे हो केरल की वो घटना आप सभी को याद होगी, किलिंग गजा, एक जो फीमेल जो हाथी है उसकी क्या हुई है, डेथ हुई है। वो बड़ा अमानवीय कृत्य था, लेकिन हमें ये भी सोचना हो कि वहाँ से यूपीएससी के लिए हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो वहाँ से अगर आपको याद हो, आपको क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, आपके क्या है उसके बाद DPSP, क्या वहाँ से कहीं ये कनेक्ट हो रही है? ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी जोड़ के देखना इन सारी चीज़ों को। और आप मुझे बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP में कहीं इस तरह के वन्य जीवों के लिए या इनके कोई प्रोविज़न है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताओगे। फिर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आ गया हमारा माइक, एलिफेंट को लेके माइक प्रोग्राम। उसी के चलते देखो ये इसका कोई सिर्फ गजा की किलिंग हुई है, उस हाथी की मृत्यु हुई है, लेकिन मैंने इसको कहाँ से कनेक्ट किया? माइक से कनेक्ट किया। अब देखिए माइक है क्या, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए पहली बात, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है इंडिया में। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट को फरवरी 1992 में शुरू की गई एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद यह योजना जंगली हाथियों की मुक्त आबादी वाले राज्यों में हाथियों के प्रबंधन को और संरक्षण में मदद करती है, ताकि जंगली और संरक्षण में हाथियों की आबादी, उनके निवास स्थान और उनके गलियारों को सुनिश्चित किया जा सके। फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट मुख्य रूप से कितने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, झारखंड, केरल, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तरांचल, ये उत्तराखंड है, अब उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। ठीक है, अब आ गया आपका माइक। देखो माइक है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मतलब अवैध रूप से अगर एलिफेंट्स को मारा जा रहा है तो उसके पर्यवेक्षण का एक प्रोग्राम है। तो अभी जो केरल की जो घटना हुई है उससे लिंक करके मैंने बनाया। आपको कैसा लगा पहले तो यही बताना कि इस टाइप के अप्रोच, देखो ये वाली अप्रोच हमें डेवलप करनी है स्टूडेंट। 360 डिग्री हमारी अप्रोच होनी चाहिए। कोई एक घटना हो किस फॉर्म में रही है और हम उसको देख किस फॉर्म में रहे हैं, बस यही चीज़ें रखनी है हमें। द माइक प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखो साइट्स के द्वारा इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था इस प्रोग्राम को, जो साइट की जो 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी उसमें 1997 में। अब ये कहाँ चल रहा है? ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा है। साउथ एशिया के अंदर कौन है? बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। देखो ये इंडिया है इसलिए मैंने इस पर बनाया, और उसमें नेपाल और श्रीलंका है। और अगर साउथ ईस्ट एशिया की तो कंबोडिया, चाइना,
इंडोनेशिया लाओपीडियार हो गया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। अब साउथ एशिया, क्योंकि इंडिया तो साउथ एशिया में पड़ता है, तब साउथ एशिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों लेके आए? देखो, मेजर द लेवल एंड ट्रेंड इन इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट। तो ये मेरा स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो, पहला स्टेटमेंट मैंने यहीं से बनाया। सेकंड, और ये सब ओरिजिनल साइट्स की वेबसाइट से मैंने लिया है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डेटा और कंटेंट, देखो मुझे लगता है कि हमारा जो कंटेंट है उस पर हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत ही उम्दा लेवल की मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए कंटेंट पे मुझे नहीं लगता कि कभी गलती होगी, लेकिन अगर गलती हो सकती है तो आप बिल्कुल वेलकम है सजेशन के लिए। देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, द डिटरमाइन चेंजेस इन द दीज ट्रेंड्स ओवर टाइम, इनकी प्रवृत्तियाँ क्या चल रही है। उसके साथ डिटरमाइनिंग द फैक्टर कॉजिंग और एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस, मतलब प्रवृत्तियाँ क्या है, प्रवृत्तियाँ में क्यों बदलाव हो रहा है और उनके लिए फैक्टर कौन से है। देखो, अब भारत में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है, वो इसको हैज़ बीन फॉर्मली इम्प्लीमेंटिंग। तो भारत में माइक को इम्प्लीमेंट करने का काम, भैया हमने एक ये बना दिया, क्या, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा इंडिया में? प्रोजेक्ट एलिफेंट के जरिए। और इंडिया में इसकी कितनी साइट्स है? माइक की 10 साइट है। ये आपका एक होमवर्क रहेगा कि वो 10 साइट कौन सी है। ठीक है, ये तैयार करके रखना। ओके, लंबा चौड़ा काम नहीं है, आगे चलते हैं। चलो, आपको लंबा चौड़ा लग रहा है तो वो 10 साइड मैंने आपके लिए यहाँ लगा भी दी। तो देखो, चिरांग रिपू, थोड़ा सा मेरे इधर ट्रैफिक का थोड़ा शोर है, अगर उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कोई दिक्कत नहीं। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है आसाम का। उसके बाद दिहिंग पटकई है आसाम। उसके बाद ईस्टर्न द्वार्स है, ये वेस्ट बंगाल में है। देवमाली है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। गारो हिल्स मेघालय। उसके बाद मयूरभंज है उड़ीसा। शिवालिक उत्तराखंड। मैसूर कर्नाटक। नीलगिरी तमिलनाडु और वेनाड है ये केरल। ठीक है, तो ये 10 साइट्स को कवर किया गया है माइक्स के अंदर, 10 साइट्स। देखो, एलिफेंट पे इतना व्यापक कवरेज ले लेंगे ना। और अगर आपको याद हो, एमसीक्यू की सीरीज़ में शायद मैंने दिसंबर जनवरी के आसपास वहाँ पे सेंसस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, एलिफेंट के ऊपर मैंने वहाँ पे, वो भी पढ़ लेना आप लोग। आगे चलते हैं। ये देखो, अभी जो एक और खबर थी हाथियों से जुड़ी हुई, एशियन एलिफेंट से, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसको एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप ASESG के नाम से जाना जा रहा है। अब ये देखिए, ये क्या था, ये कहाँ से आया, ये भी अभी दिसंबर की न्यूज़ थी, वो इसलिए लगा दी मैंने स्लाइड में। देखो, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स IUCN की 10वीं एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की मीटिंग हुई अभी कहाँ पे? मलेशिया में, कोटा किनाबालू में। ठीक है, अब ये है क्या? जो IUCN की एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है क्या? एक ग्लोबल नेटवर्क है एक तरीके से। किसके लिए? जो एशियन एलिफेंट्स है, जिनका जो ये वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखा है, उनके कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, उनसे जुड़े हुए जितने कंसर्न्स है उसकी स्टडी के लिए ये एक वैश्विक नेटवर्क है। इसको भी इम्पोर्टेंट रखेंगे, हो सकता है यहाँ से ही कुछ आ जाए। एम क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इसको? तो प्रमोटिंग द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स, मतलब दीर्घकालिक रूप से हम इनके संरक्षण के लिए, एशियन एलिफेंट के लिए, वेयर पॉसिबल द रिकवरी ऑफ देयर पॉपुलेशन टू बी वायबल लेवल्स, तो जितने वहनीय स्तर पर उनकी रिकवरी कर सके उसको लेके आएंगे। अब ये जो ASESG एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप क्या है? ये पार्ट है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC का, और ये क्या है? जो कि IUCN का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, मतलब IUCN का एक पार्ट है SSC और उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ASES। ये देखिए, उसके बाद गजा नाम से अगर आपने कभी कुछ पढ़ा होगा तो वह एक बाई एनुअल जर्नल है। ये किसके लिए? ऑफ द IUCN SSC एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप का। ये 2 बाई एनुअल एक जर्नल का नाम है गजा। अगर ये आ जाए तो ये भी हम याद रखेंगे। देखो, हो सकता है कई बार आपको लग रहा है सर पता नहीं क्यों इतना पढ़ा रहे हो। भाई देखो, पढ़ लो, पढ़ के ही क्या होगा, UPSC पता लगा 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है जितना आता है उतना UPSC स्टेटमेंट में पूछ रहा है इन दिनों। ठीक है, और ये मेंस में बहुत होता है, जितना आप पूरा टॉपिक जान रहे हो ना, UPSC ने वो आपसे क्वेश्चन में ही पूछ लिया, तब उत्तर क्या लिखोगे? आपको लगेगा यार जितना पूछा वो तो क्वेश्चन, जितना जानता हूँ वो तो क्वेश्चन में ही पूछ लिया। सेम UPSC इन दिनों PT में भी कर रहा है कि जितना आप जान रहे हो ना, अगर आपकी शैलो लेवल की तैयारी है, जितना जानते हो UPSC उतना क्वेश्चन में ही पूछ लेता है। ठीक है, फिर आंसर देने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। आगे चलो, इसलिए पढ़ो, मैं पढ़ाता हुआ नहीं थक रहा, तो आप पढ़ते हुए क्यों थकते हो? अब ये देखो, फिर एशियन एलिफेंट का भी देख लेते हैं। IUCN स्टेटस क्या है? ये देखिए, IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखियो, एमर्सी आई सेल्फ AIS जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही, यह आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। दूसरा, NCPOR के अनुसार
AIS की सीमाओं में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2021 तक 30% विस्तार होगा। अब आप बताना कि एमर्सी आई सेल्फ के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है? क्या होगा सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। ठीक है, पहला भी गलत हो गया क्योंकि आर्कटिक में तो है ही नहीं, अंटार्कटिक महासागर में है। सेकंड, और ये क्या है, NCPOR के अनुसार, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के अनुसार क्या है कि 2016 की तुलना में 2021 तक इसमें 30% नहीं, इसमें कितने प्रतिशत का विस्तार होगा आपको पता है? वो नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। 24% की बात की गई है, वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए खबर है, ये वुड बी 24% इंक्रीज इन एक्सपेंशन ऑफ एमर्सी सेल्फ। यहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे AM मैंने क्या लिखा है वहाँ पे, एमर्सी सेल्फ, आई सेल्फ। यहाँ पे देखो स्पेलिंग अलग अलग जगह अलग अलग लिखी रहती है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना कि सर आपने क्वेश्चन में तो AMERCY लिख दिया और यहाँ पे एमरी आई सेल्फ लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से है, लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। देखो, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, NCPOR। इसके अनुसार क्या है, देयर वुड बी 24% इंक्रीज इन द एक्सपेंशन ऑफ एमरी आई सेल्फ बाउंड्रीज बाय 2020-21। ठीक है, और अनदर 24% एक्सपेंशन बाय 2026 फ्रॉम इट्स 2016 पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि 2021 तक 2016 की तुलना में 24% की वृद्धि होगी, फिर 2026 तक दोबारा से क्या होगा, नेक्स्ट 24% की इसमें वृद्धि होगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे सुमेरु पैक्स का विकास निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। आज गले में थोड़ी खराश है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बताइए सुमेरु पैक्स के बारे में, A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सुमेरु पैक का विकास किया है, डेवलपमेंट किया। ये है क्या, चलो देखते हैं। ये देखिए, DRDO डेवलप्स डिवाइस टू कीप PPE वियरर्स कंफर्टेबल। देखो अभी जो PPE किट्स पहन रहे हैं कोरोना के टाइम पे, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और बहुत सारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड की फाइट में, अब वो उन ड्रेसेस को पहन रहे हैं, लेकिन उन ड्रेसेस को पहनने के 30 से 45 मिनट के अंदर ही ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उनकी जो सिचुएशंस है बहुत ज़्यादा वर्सन होती है। अगर आपने, देखो मैं खुद ही बता रहा हूँ, अगर आप हैंड ग्लव्स पहनोगे जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको पहनने के 30 मिनट के अंदर ही आप पूरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है और स्किन में अजीब तरह की एलर्जी होने लगती है। तब वो देखो पूरे दिन पहन के वो काम कर रहे हैं, तब उसको एयरी बनाने के लिए, इन PPE किट्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए DRDO ने डेवलप किया है, ये देखिए सुमेरु पैक्स। ठीक है, ताकि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है वो कंफर्टेबल रहे विदाउट स्वेटिंग, मतलब पसीना ना आए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सुमेरु पैक। आगे चलते हैं। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें। गालापेगोस द्वीप, अटलांटिक महासागर, कैप वर्डे द्वीप, प्रशांत महासागर, क्रिसमस द्वीप, हिंद महासागर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित है, A, B, C या D। जो भी जवाब होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और ये सारे की सारी जो साइट्स है हम ऑलरेडी मैपिंग की, वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 4 जून का अभ्यास जो प्रश्न था, स्वदेश इनिशिएटिव जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही। ठीक है, इस पहल की शुरुआत वंदे भारत मिशन के तहत हुई, बिल्कुल सही है। उद्देश्य विदेशों से आने वाले भारतीयों के स्किल सेट को और एक्सपीरियंस के आधार पर उनका एक डेटाबेस बनाना, बिल्कुल सही है। अरे जो आ रहे हमें पता तो रहे कौन क्या काम कर रहे थे, उनकी क्या स्किल थी, विदेशों में क्या काम करते थे। ठीक है, अगर वो मिडिल ईस्ट में है तो क्या काम करते थे, यूरोप में है तो क्या काम करते थे, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह की हमें एक रिसोर्स पूल की रिक्वायरमेंट हुई, हमारे पास उसका डेटाबेस रहेगा। और इस पहल का आयोजन है नागर विमान मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो तीनों ही कथन सही थे और ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है। और सभी बच्चों आपने सही जवाब दिया। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया था। ये देखिए 3 जून की खबर थी, गवर्नमेंट टू कंडक्ट स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑन इंडियन रिटर्न्स अंडर स्वदेश इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब इस स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट।
और देख सकते हैं अंडर द किसके, वंदे भारत मिशन के तहत की गई है। एक डेटाबेस तैयार करेंगे ताकि क्वालिफाइड सिटीजन्स ऑन देयर स्किल सेट, उनके जो क्या है हुनर के और अनुभव के आधार पे। देखो जो न्यूज़ में होता है ना, मैक्सिमम चीज़ें मैं वहीं से वो स्टेटमेंट बना के आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ ताकि बिल्कुल आपको समझ में आए कि वो है क्या, उसी फॉर्म में समझे जो बिल्कुल रॉ फॉर्म है, ताकि एग्जाम में, क्योंकि आप देखो कितना ही टेक्निकल पढ़ लो, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पूछता है अपने जो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए फिर से कुछ स्लाइड्स है, जो छोटी छोटी स्लाइड्स है जिन पे क्वेश्चन नहीं बन सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पता होना चाहिए कि ये ग्रेट रीसेट, ठीक है, ये ग्रेट रीसेट थीम के नाम से जो क्या है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करेगा, एक ट्विन समिट का आयोजन करेगा। कब, 2021 के अंदर। तो उसका नाम क्या है, जनवरी 2021 में आयोजित होगी और द ग्रेट रीसेट के नाम से होगी। ये ट्विन क्या होगी, ये दो फॉर्म में होगी, वर्चुअल फॉर्म में भी होगी और पर्सनल फॉर्म में भी होगी। तो ये ट्विन समिट रहेगी जो दावोस, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो इसका आयोजन करेगा, किस थीम के नाम से करेगा, ग्रेट रीसेट। आगे चलते हैं। फिर ये देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टाइज को मजबूत करने के लिए कुछ पहल हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अभी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ एक वर्चुअल समिट की है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। अब इसमें देखो ये फॉर्मेट क्या बोल रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे। इन्होंने बोला एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से एरिया रहेंगे, साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फ्रेमवर्क बनाएंगे, माइनिंग में बनाएंगे, प्रोसेसिंग क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग, वो सारी चीज़ें होगी। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम 2+2 फॉर्मेट में, ये देखिए 2+2 फॉर्मेट में बात करेंगे, बायलैटरल मीटिंग होगी। और 2+2 में क्या होता है, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की बातचीत होती है, उसमें स्ट्रेटेजी और जितने इश्यूज़ हैं उनको वो डिस्कस करेंगे। तो ये थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आगे चलते हैं, एक और है, ये है पीएम्स प्राइवेट सेक्रेटरी टोपनो गेट्स वर्ल्ड बैंक असाइनमेंट। तो ये देख सकते हैं राजीव टोपनो है ये। तो ये क्या है, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के क्या थे ये हमारे, ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अब इनको कहाँ पे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन। इनको वहाँ नियुक्त किया गया है, इसलिए चर्चा में रहे थे। ओके, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।